इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 7th वीक का ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होते हैं और उसके डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिलोजिज्म से क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई सिलोजिज्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है या नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की कुछ एनालिसिस करेंगे, उसके फॉर्म को समझेंगे। उसका जैसा कि हम जानते हैं कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एक डिडक्टिव आर्गुमेंट है और डिडक्टिव आर्गुमेंट्स के स्टडी में उसके अप्रेजल के लिए, उसको इवैल्यूएट करने के लिए जो सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है वो उसका फॉर्म होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके फॉर्म को बाहर लाने के लिए कि किसी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का फॉर्म क्या है, कैसे डिसाइड होता है, उससे हम उसके पहले उसके कंपोनेंट्स को तय करते हैं कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और साथ में हम देखेंगे कि वो कंपोनेंट्स आपस में किस प्रकार से रिलेट होते हैं। फिर हम ये समझेंगे, चूँकि हमको उन कंपोनेंट्स को बार बार रेफ़र करना है तो उनको हम कुछ स्पेसिफिक नेम्स देंगे। ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे, देखेंगे। As categorical syllogisms are a kind of deductive arguments, and we have understood that deductive arguments are analyzed to understand how they work, we shall analyze categorical syllogisms for the same purpose. Through analysis, we are going to determine what are their basic constituents, whose relations contribute to the inference of its conclusion. अगर हमको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म की एनालिसिस करनी है ठीक से, तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में चूँकि 2-3 स्टेटमेंट्स होते हैं। 3 स्टेटमेंट्स जो हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में, उनके डिफरेंट ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं। कभी कंक्लूजन पहले रखा जा सकता है, फिर दोनों प्रीमिस रखे जा सकते हैं, फिर कभी ऐसा हो सकता है कि एक प्रीमिस को पहले रखें, फिर बीच में कंक्लूजन, फिर लास्ट में एक दूसरा प्रीमिस रखें। तो जो नेचुरल लैंग्वेज में ये आर्गूमेंट्स आते हैं वो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में आते हैं, लेकिन अगर हमको लॉजिक में स्टडी करने के लिए अगर उनको एनालाइज करना है तो सबसे पहले उनको जो उनकी एक ऑर्डर को फिक्स करना होगा, एक कन्वेंशन बनाना होगा कि हम इस ऑर्डर में उनको पहले अरेंज करेंगे और उसके पश्चात ही हम उनको एनालाइज करेंगे। क्योंकि अगर हम चूँकि उसके कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कई अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो अगर हमने ये कन्वेंशन नहीं बनाया तो एक अरेंजमेंट में एनालिसिस करके अगर कोई रूल बनाएंगे तो वो दूसरे अरेंजमेंट में फ़ेल हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक कन्वेंशन बने जिसमें ये तय हो कि उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर, वेल डिफाइंड ऑर्डर ये रहेगा, जिसको कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। टू एनालाइज अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एक्यूरेटली it needs to be in standard form. It is said to be in standard form when 2 things are true of it. हम तब किसी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जब अभी जो आगे बताने जा रहे हैं वो 2 चीज़ें उसमें रहेंगी। पहला, इट्स प्रीमिसेस एंड इट्स कंक्लूजन आर ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, जिसका मतलब हुआ वो या तो ए हो, या तो ई हो, या तो आई हो, या तो ओ टाइप का हो। इन चारों में से ही कोई जो स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस हैं उन चारों में से ही कोई एक होना चाहिए उसके सभी प्रीमिसेस और कंक्लूजन को। दूसरी शर्त ये है, दोज प्रोपोजिशंस आर अरेंज्ड इन अ स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 3 प्रीमिसेस, 2 प्रीमिसेस और एक कंक्लूजन आ रहा है, उनका एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर रहेगा, उसमें वो अरेंज्ड होंगे। लेकिन इस स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर की बात करने से पहले हमको ये कुछ रेफरिंग किसी स्टेट प्रीमिस और कंक्लूजन को, चूँकि उसमें 2 प्रीमिस है तो किसको क्या नाम देंगे, कैसे हम तय करेंगे कि पहला वाला कौन होगा, दूसरा वाला कौन होगा। ये जो उनको किस वाले को कहेंगे कि किसी एक आर्गुमेंट में बता देने से कि इस वाले को रख लीजिए पहले और दूसरे वाले को बाद में, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको नेमिंग करनी पड़ेगी कि देखो ये कैरेक्टरिस्टिक रखने वाले प्रीमिस को हम ऊपर रखेंगे और उसका ये नाम है। इस तरह से हमको बना करके चलना पड़ेगा, तभी हम उसको स्टैंडर्ड ऑर्डर को बोल पाएंगे कि हम ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है। तो हम वो काम आगे करते हैं।
What is that specified standard order? To talk about that, we need to develop a technique of referring to different components of a categorical syllogism. For this, we give specific names to terms and premises of a categorical syllogism. वो जो नेम्स हम देने जा रहे हैं उनमें टर्म्स हमने देखे थे कि 3 टर्म्स होते हैं एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में और 3 ही टर्म्स होते हैं, तो तीनों को हम एक स्पेसिफिक नेम्स दे सकते हैं। तो वो जो 3 टर्म्स हैं उनमें किसको क्या नाम दें उसका कुछ एक बेसिस बनाना पड़ता है। तो उसमें हम कुछ आधार बनाकर लॉजिशियंस ने निर्धारित किया है, एक कन्वेंशन बनाया है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे मेजर टर्म, उस टर्म को मेजर टर्म कहेंगे जो एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के कंक्लूज़न का प्रेडिकेट होगा, और एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के कंक्लूज़न का जो सब्जेक्ट होगा उसको कहेंगे माइनर टर्म। और जो तीसरा टर्म है जो कि न कंक्लूज़न में नहीं आता है बल्कि दोनों प्रीमिसेस में आता है, तो वो जो दोनों प्रीमिसेस में आने वाला और कंक्लूज़न में न आने वाला तीसरा टर्म बच जाता है, उसको हम कहेंगे मिडिल टर्म। So the term that occurs as the predicate of the conclusion is called the major term of the categorical syllogism. The term that occurs as the subject of the conclusion is called the minor term of the categorical syllogism. And the third term of the categorical syllogism, which never occurs in the conclusion but always appears in both premises, is called middle term. तीनों टर्म्स के हमने नाम देखे। ये नाम जो हमने अभी देखे वो उसको और भी विजुअलाइज करके और भी क्लियरली अगर आर्गुमेंट में किसी एग्जांपल में देख लेंगे तो स्पष्टता और भी आ जाएगी। तो ये काम हम करते हैं, एक आर्गुमेंट लेते हैं, ऑल ग्रेट साइंटिस्ट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। इसका दूसरा प्रीमिस है सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स। इन दोनों प्रीमिसेस से कंक्लूजन निकाला गया है, देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट्स। इस आर्गुमेंट में अगर हम डिसाइड करें कि मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म क्या क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको कंक्लूजन पे जाना होता है। और कंक्लूजन में हम देखेंगे कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट क्या है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कंक्लूजन का प्रेडिकेट है ग्रेट साइंटिस्ट्स। तो ये जो ग्रेट साइंटिस्ट टर्म है उसको हम कहेंगे कि ये मेजर टर्म है। और ये मेजर टर्म तब भी रहेगा जब वो प्रीमिस में आएगा। तो प्रीमिस में जो उसका ऑकरेंस होगा वहाँ पर भी वो मेजर टर्म कहलाएगा, लेकिन इसके मेजर टर्म कहलाने का जो कारण है वो प्रीमिस में ऑकरेंस नहीं है बल्कि कंक्लूजन के प्रेडिकेट की जगह पे जो इसका ऑकरेंस हो रहा है, इसकी वजह से ये मेजर टर्म कहा जा रहा है। इसी तरह से हम जो कंक्लूजन में सब्जेक्ट टर्म है उसको देखकर ये कहेंगे कि ये माइनर टर्म है। तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोफेशनल एथलीट्स है, तो इस आर्गुमेंट में माइनर टर्म क्या है, तो वो होगा प्रोफेशनल एथलीट्स। इसी तरह से ये जो प्रोफेशनल एथलीट्स जब दूसरी बार प्रीमिस में आ रहा है वहाँ पर भी ये माइनर टर्म कहलाएगा, लेकिन माइनर टर्म कहलाने का कारण इसको कंक्लूजन में सब्जेक्ट की जगह आने की वजह से मिल रहा है, न कि प्रीमिस में उसकी पोजीशन की वजह से। तो ये हमने नोटिस किया कि मेजर टर्म और माइनर टर्म कंक्लूजन के प्रेडिकेट और सब्जेक्ट से डिसाइड करते हैं। फिर जो तीसरा टर्म बच जाता है वो आप देख रहे हैं कि कंक्लूजन में नहीं आता है बल्कि दोनों बार प्रीमिसेस में आया हुआ है। और ये जो दोनों बार प्रीमिस में इसका ऑकरेंस है और कंक्लूजन में ऑकरेंस नहीं है, ऐसे क्वालिटी रखने वाले, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर रखने वाले टर्म को तीनों में से हम कहेंगे कि ये मिडिल टर्म है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक आर्गुमेंट है ऑल आर्टिस्ट्स आर ईगोटिस्ट्स। दूसरा प्रीमिस है इस आर्गुमेंट का सम आर्टिस्ट्स आर पॉपर्स। और इन दोनों प्रीमिसेस से कंक्लूजन निकाला गया है सम, देयरफॉर सम पॉपर्स आर ईगोटिस्ट्स। इस आर्गुमेंट में अगर हम प्रेडिकेट देखें, कंक्लूजन का प्रेडिकेट देखें, तो वो है ईगोटिस्ट्स। इस ईगोटिस्ट्स को इस आर्गुमेंट का मेजर टर्म कह सकते हैं। उसी तरह से इस आर्गुमेंट के कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट टर्म है पॉपर्स, वो इस आर्गुमेंट का माइनर टर्म कहलाएगा।
और इन दोनों के जहाँ जहाँ भी जो प्रीमिस में ऑकरेंस होंगे वहाँ पर भी वो मेजर टर्म और माइनर टर्म ही कहे जाएंगे। इसी आर्गुमेंट में एक तीसरा आप टर्म देख रहे हैं, आर्टिस्ट्स। ये तीसरा टर्म आपको बता रहा है वो ऐसा टर्म है जो दोनों प्रीमिस में आ रहा है लेकिन कंक्लूजन में नहीं आ रहा है, और ऐसे टर्म को हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म। तो हमने एग्जाम्पल्स में आर्गुमेंट्स लेकर के, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म्स के एग्जाम्पल्स लेकर के ये देखा कि उसमें मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, ये सब को कैसे देखते हैं, तो कौन कौन से टर्म क्या कहे जाते हैं। और ऐसा ही हर आर्गुमेंट में, हर कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हम निर्धारण करते हैं। अब हम देखते हैं दो और टेक्निकल टर्म्स जो हमको सीखने हैं। वो है, एक है मेजर प्रीमिस और दूसरा है माइनर प्रीमिस। मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस किनको किनको कहते हैं, तो ये जो नेमिंग है वो उस वहाँ से ली जा रही है जिनको हमने मेजर टर्म और माइनर टर्म कहा है। हमने देखा अभी कि जो मेजर टर्म है वो एक प्रीमिस में भी आता है और जो माइनर टर्म है वो एक प्रीमिस में भी आता है, और ये एक ही प्रीमिस में आते हैं, दोनों में कभी नहीं आते हैं क्योंकि इनका दूसरा ऑकरेंस कंक्लूजन में होता है। तो इनको हम बना सकते हैं इंडिकेटर, इस बात का दोनों प्रीमिसेस में डिफ्रेंशिएट करने का मार्कर बना सकते हैं, और कह सकते हैं कि जिस प्रीमिस में मेजर टर्म का ऑकरेंस है वो प्रीमिस मेजर प्रीमिस है, और जिस प्रीमिस में माइनर टर्म का ऑकरेंस है वो प्रीमिस माइनर प्रीमिस है। द प्रीमिस कंटेनिंग द मेजर टर्म इज़ कॉल्ड द मेजर प्रीमिस। द प्रीमिस कंटेनिंग द माइनर टर्म इज़ कॉल्ड द माइनर प्रीमिस। इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अभी जो हमने एक एग्जाम्पल्स लिए उन्हीं को उसमें से एक ले सकते हैं। सम ग्रेट साइंटिस्ट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर कॉलेज ग्रेजुएट्स, देयरफॉर सम प्रोफेशनल एथलीट्स आर ग्रेट साइंटिस्ट्स। इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंक्लूज़न है उसका प्रेडिकेट है ग्रेट साइंटिस्ट्स, ये कहलाएगा मेजर टर्म। अब ये जो ग्रेट साइंटिस्ट जिस प्रीमिस में आया है, यानी कि यहाँ पर पहले प्रीमिस में आया हुआ है हम देख रहे हैं, और इस चूँकि मेजर टर्म इस पहले प्रीमिस में आया हुआ है इसलिए हम इस प्रीमिस को, इस आर्गुमेंट के पहले प्रीमिस को कह रहे हैं कि ये मेजर प्रीमिस है। उसी तरह से जो हमारा माइनर टर्म है प्रोफेशनल एथलीट्स, ये प्रोफेशनल एथलीट्स चूँकि दूसरे प्रीमिस में आया हुआ है इसलिए हम दूसरे प्रीमिस को कह रहे हैं कि ये माइनर प्रीमिस है। इसी प्रकार से दूसरे आर्गुमेंट में भी कर सकते हैं। दूसरे आर्गुमेंट में दूसरा आर्गुमेंट हम लेते हैं, सम सोल्जर्स आर कावर्ड्स, नो हीरोज़ आर कावर्ड्स, देयरफॉर सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज़। इस आर्गुमेंट में हम अगेन देखेंगे कि कंक्लूज़न का प्रेडिकेट क्या है, वो हमें हीरोज़ मिल रहा है। ये हीरोज़ जिस प्रीमिस में है, यानी कि इसमें देख रहे हैं हीरोज़ दूसरे प्रीमिस में है, और ऐसा जो जिस प्रीमिस में मेजर टर्म रहेगा उस प्रीमिस को हम क्या कहेंगे, मेजर प्रीमिस कहेंगे। उसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर माइनर टर्म है, यानी कि कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट है वो है सोल्जर्स। ये सोल्जर्स जिस प्रीमिस में रहेगा वहाँ हम उस प्रीमिस को कहेंगे कि ये माइनर प्रीमिस है, क्योंकि इस प्रीमिस में माइनर टर्म है। अब हम कुछ बातें समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर के। चूँकि हमने ये तय कर लिया है कि जो कंपोनेंट्स के उनके स्पेसिफिक नेम्स डिसाइड कर लिए हैं, तो अब हम ये बता सकते हैं कि वो जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑर्डर की बात की गई थी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के होने के लिए, वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑर्डर क्या है। अब हम कह सकते हैं कि अगर सबसे पहले मेजर प्रीमिस को रखा जाए, फिर माइनर प्रीमिस को रखा जाए और लास्ट में कंक्लूज़न को रखा जाए, तो ये जो ऑर्डर होगा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, वो ऑर्डर में रखा हुआ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म कहलाता है। नाउ वी कैन स्टेट द स्टैंडर्ड ऑर्डर दैट अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म रिक्वायर्स। In a standard form categorical syllogism, the major premise is always stated first, the minor premise second, and the conclusion last. Example के लिए, the following categorical syllogism is in standard form.
नो हीरोज़ आर कावर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कावर्ड्स, देयरफॉर सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज़। हम इसको किस आधार पे कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो अभी हमने तय किया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए ज़रूरी है कि एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में सबसे पहले मेजर प्रीमिस हो, फिर माइनर प्रीमिस हो, फिर कंक्लूज़न हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे नीचे कंक्लूज़न आ रहा है, जिसका पता हमको चल रहा है इस देयरफॉर इंडिकेटर से। ये देखने के बाद से अब हम देखते हैं कि क्या ये आर्गुमेंट ये कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में सबसे पहले नंबर पे मेजर प्रीमिस ही आ रहा है नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा कंक्लूज़न का प्रेडिकेट है जो कि मेजर टर्म है वो है हीरोज़। वो हीरोज़ जो हमारा पहला प्रीमिस है उसी में आ रहा है, यानी कि मेजर टर्म को रखने वाला प्रीमिस पहले रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजर प्रीमिस है। ये मेजर प्रीमिस पहले होना चाहिए था स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए, जो कि हमको देखने को मिल रहा है। फिर जो दूसरे नंबर पे रखा गया है वो माइनर प्रीमिस है। ये कैसे हम कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो कंक्लूज़न का सब्जेक्ट है सोल्जर्स, वो सोल्जर्स इस दूसरे प्रीमिस में आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरा प्रीमिस माइनर प्रीमिस है। और अब हम देख रहे हैं कि इनका ऑर्डर क्या दिख रहा है। इस आर्गुमेंट में जो स्टेटमेंट्स हैं उनका ऑर्डर ये दिख रहा है कि पहले मेजर प्रीमिस रखा गया है, फिर माइनर प्रीमिस रखा गया है और लास्ट में कंक्लूज़न रखा गया है। ये जो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के रहने पर हम कहते हैं कि वो आर्गुमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो टर्म्स के नेम हमने सीखे हैं उन टर्म्स को पहचानना सीखते हैं। कैसे जो अभी हमने कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे उनके नाम दिए, उसी को रियल एग्जांपल्स में जो एक्चुअल आर्गुमेंट्स होते हैं उनमें कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं कि ये माइनर टर्म, मेजर टर्म और मिडिल टर्म किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। आपके सामने एक आर्गुमेंट है, नो स्काउंड्रल्स आर जेंटलमैन, ऑल गैम्बलर्स आर स्काउंड्रल्स, देयरफॉर नो गैम्बलर्स आर जेंटलमैन। इस आर्गुमेंट में मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म पहचान कर बताना है। इस आर्गुमेंट को अगर देखें तो मेजर टर्म पहचानने का जो तरीका होता है वो ये है कि कंक्लूज़न के प्रेडिकेट को देखते हैं। कंक्लूज़न पहचानने के लिए हम कंक्लूज़न का इंडिकेटर यहाँ देख रहे हैं कि देयरफॉर है। इससे हमको पता चल गया कि नो गैम्बलर्स आर जेंटलमैन इज़ अ कंक्लूज़न। इस कंक्लूज़न इज़ द कंक्लूज़न ऑफ दिस आर्गुमेंट। इसके बाद हम देखेंगे कि इस कंक्लूज़न का प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट यहाँ पर दिख रहा है कि जेंटलमैन है, और ये जो जेंटलमैन है वो अब कहलाएगा कि ये मेजर टर्म है। आर्गुमेंट में इसका जो रोल है वो मेजर टर्म का रोल है। अब हम देखेंगे कि इस कंक्लूज़न का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पर गैम्बलर्स है। चूँकि कंक्लूज़न का सब्जेक्ट जो होता है उसको माइनर टर्म कहते हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि इस आर्गुमेंट में जो माइनर टर्म है वो गैम्बलर्स है। और जो तीसरा टर्म बच जा रहा है स्काउंड्रल्स, जो कि आप देख रहे हैं दोनों प्रेमिसेस में आ रहा है लेकिन कंक्लूज़न में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर स्काउंड्रल्स मिडिल टर्म हो जाएगा। तो हमने देखा इस आर्गुमेंट में मेजर टर्म जेंटलमैन है, माइनर टर्म गैम्बलर्स है और मिडिल टर्म स्काउंड्रल्स है। अब इसी तरह क्विकली हम लोग कुछ एग्जांपल्स में मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म डिसाइड करेंगे। आपके सामने एक अगला आर्गुमेंट है, सम एक्टर्स आर स्टूडेंट्स, सम वेटर्स आर नॉट स्टूडेंट्स, देयरफॉर सम वेटर्स आर नॉट एक्टर्स। इसमें भी देयरफॉर से आप कंक्लूज़न को पहचान लेंगे। देयरफॉर से कंक्लूज़न को पहचानने के बाद से उस कंक्लूज़न का जो प्रेडिकेट है, इस आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं कि इस कंक्लूज़न का प्रेडिकेट एक्टर्स है, तो ये एक्टर्स आपका हो जाएगा मेजर टर्म। फिर उसका सब्जेक्ट देखेंगे कंक्लूज़न का, वो यहाँ पर वेटर्स है।
तो ये हो जाएगा माइनर टर्म। एंड देन जो बचा हुआ टर्म है जो कि कंक्लूजन में एक बार भी नहीं आता है, दोनों प्रीमिसेस में एक एक बार आता है, वो यहाँ पर इस आर्गुमेंट में हमको देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट्स है। तो हमारा मिडिल टर्म इस आर्गुमेंट का हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला एग्जाम्पल देखें, एक आर्गुमेंट जिसमें मिडिल टर्म, मेजर टर्म और माइनर टर्म डिसाइड करना है। नो ट्रक्स आर वैन्स, ऑल ट्रक्स आर ऑटोमोबाइल्स, देयरफॉर नो ऑटोमोबाइल्स आर वैन्स। इस आर्गुमेंट में पहले कंक्लूज़न पहचानेंगे। देयरफॉर इंडिकेट कर रहा है कि ये कंक्लूज़न है। इससे सुनिश्चित हो गया कि नो ऑटोमोबाइल्स आर वैन्स, ये कंक्लूज़न है। इस कंक्लूज़न का जो प्रेडिकेट है उसको मेजर टर्म कहेंगे। तो इस कंक्लूज़न का प्रेडिकेट है वैन्स, तो ये हमारा हो जाएगा इस आर्गुमेंट में मेजर टर्म। फिर इस कंक्लूज़न का जो सब्जेक्ट है उसको माइनर टर्म कहते हैं। इस आर्गुमेंट में आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल्स कंक्लूज़न का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर माइनर टर्म हो जाएगा ऑटोमोबाइल्स। देन जो थर्ड टर्म बच जा रहा है, जो कि न कंक्लूज़न में एक बार भी नहीं आ रहा है बल्कि दोनों प्रीमिसेस में एक एक बार आ रहा है, वो थर्ड टर्म है ट्रक्स। इसलिए उस थर्ड टर्म को इस आर्गुमेंट का हम मिडिल टर्म कहेंगे। ये जो मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म की शब्दावली है वो उस आर्गुमेंट स्पेसिफिक शब्दावली है। उस आर्गुमेंट में ही ये जो इनका रोल, चूँकि ऐसा नहीं है कि अभी हमने देखा वैन्स, ऑटोमोबाइल्स, ट्रक्स, तो ये हर आर्गुमेंट में वैन जो होगा वो मेजर टर्म की तरह आएगा। ये भी नहीं होगा कि ऑटोमोबाइल्स हर आर्गुमेंट में माइनर टर्म की तरह आएगा। हमको ये समझना है कि ये जो इनका इस आर्गुमेंट में स्पेसिफिक रोल है उसके बेसिस पे ये नेमिंग है, इनका कोई एब्सोल्यूट नेम ये नहीं है। आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और आर्गुमेंट्स जिनमें हम मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म डिसाइड करने की बजाय हम अब मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस डिसाइड करेंगे। अगेन मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस डिसाइड करने के लिए, बताने के लिए आपको मेजर टर्म और माइनर टर्म पहचानना ही होगा, क्योंकि मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस की पहचान ही यही है कि मेजर प्रीमिस वो प्रीमिस होता है जिसमें मेजर टर्म रहेगा और माइनर प्रीमिस वो प्रीमिस होता है जिसमें माइनर टर्म रहेगा। तो वो जो काम अभी हमने किया, अभी सीखा मेजर टर्म और माइनर टर्म, साथ में मिडिल टर्म भी आइडेंटिफाई करना सीखा, उस काम को साथ में करना होगा। और फिर हमको ये बताना होगा कि कौन सा प्रीमिस मेजर प्रीमिस है और कौन सा प्रीमिस माइनर प्रीमिस है। नो किंग्स आर बेगर्स, सम फिलोसोफर्स आर किंग्स, देयरफॉर सम फिलोसोफर्स आर नॉट बेगर्स। ये आर्गुमेंट को हमें इस आर्गुमेंट में बताना है कि मेजर प्रीमिस कौन है और माइनर प्रीमिस कौन है। तो सबसे पहले मेजर टर्म डिसाइड करना होगा और वो टर्म जिसमें रहेगा जिस प्रीमिस में उसको कहेंगे कि ये मेजर प्रीमिस है। तो देखते हैं कि यहाँ पर मेजर टर्म क्या है। मेजर टर्म के लिए कंक्लूज़न देखते हैं, कंक्लूज़न का प्रेडिकेट देखते हैं। कंक्लूज़न का पता हमको देयरफॉर से चल जा रहा है। फिर हम समझ गए कि ये सम फिलोसोफर्स आर नॉट बेगर्स, ये कंक्लूज़न है। फिर इसका जो प्रेडिकेट है वो देखेंगे तो ये हमको मिलेगा बेगर्स। यहाँ पर बेगर्स कंक्लूज़न का प्रेडिकेट है, इसलिए ये मेजर टर्म हुआ। और मेजर टर्म जिस प्रीमिस में रहेगा, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला जो प्रीमिस है नो किंग्स आर बेगर्स, इसमें बेगर आ रहा है, इसलिए ये जो प्रीमिस है वो मेजर प्रीमिस कहलाएगा। और दूसरा जो प्रीमिस है उसमें जो इसका सब्जेक्ट टर्म है वो आने की वजह से दूसरे प्रीमिस को हम कहेंगे कि ये माइनर प्रीमिस है। तो मेजर प्रीमिस हमारा हुआ नो किंग्स आर बेगर्स इस आर्गुमेंट के लिए, और माइनर प्रीमिस हुआ सम फिलोसोफर्स आर किंग्स। तो इस आर्गुमेंट का मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस हम लोगों ने डिसाइड किया। अब हम अगले आर्गुमेंट में यही काम करेंगे। ऑल पल्सर्स आर स्टार्स, नो प्लैनेट्स आर स्टार्स, देयरफॉर नो पल्सर्स आर प्लैनेट्स। ये आर्गुमेंट में हमको अगेन मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस आइडेंटिफाई करके बताना है। उसके लिए मेजर टर्म और माइनर टर्म डिसाइड करना होगा। मेजर टर्म और माइनर टर्म के लिए कंक्लूज़न देखना होगा। कंक्लूज़न हमको इंडिकेटर से पता चल रहा है, देयरफॉर इंडिकेटर से। फिर हम इससे कंक्लूज़न का जो प्रेडिकेट है उससे समझ जाएंगे कि ये
मेजर टर्म है, और ये मेजर टर्म को हम देखेंगे कि ये कहाँ मिल रहा है। तो हमको देख रहे हैं कि ये मेजर टर्म दूसरे प्रीमिस में मिल रहा है, तो ये जो दूसरा प्रीमिस होगा वो कहलाएगा कि वो मेजर प्रीमिस है। फिर जो हमारा माइनर टर्म है पल्सर्स, वो कहाँ मिल रहा है, तो उसको देखेंगे तो वो मिल रहा है हमारा पहले प्रीमिस में। और इस तरह से ये जो हमारा जो पहला प्रीमिस होगा ऑल पल्सर्स आर स्टार्स, ये हो जाएगा माइनर प्रीमिस। तो हमको मिला इस आर्गुमेंट में मेजर प्रीमिस मिला नो प्लैनेट्स आर स्टार्स, और माइनर प्रीमिस मिला ऑल पल्सर्स आर स्टार्स। अगला आर्गुमेंट देखते हैं। अगले आर्गुमेंट को इस तरह से रखा गया है ऑल मंकीज आर गुड चेस प्लेयर्स, ऑल वूकीज आर मंकीज, देयरफॉर ऑल वूकीज आर गुड चेस प्लेयर्स। इस आर्गुमेंट में अगेन हमको मेजर प्रीमिस और माइनर प्रीमिस आइडेंटिफाई करना है। मेजर प्रीमिस आइडेंटिफाई करने के लिए मेजर टर्म आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके लिए कंक्लूजन देखना पड़ता है। कंक्लूजन के आइडेंटिफायर के लिए यहाँ एक सिंबल आया हुआ है जो देयरफॉर का सिंबल है। कंक्लूजन को पहचान लेने के बाद से हम उसके प्रेडिकेट को देखेंगे। यहाँ पर इस आर्गुमेंट में प्रेडिकेट है गुड चेस प्लेयर्स। अब ये गुड चेस प्लेयर जिस प्रीमिस में आएगा, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला प्रीमिस, इसमें ये गुड चेस प्लेयर आ रहा है, इसलिए ये जो पहला प्रीमिस इस आर्गुमेंट में होगा वो मेजर प्रीमिस कहलाएगा। और इसमें जो सब्जेक्ट टर्म है वो है वूकीज़, तो ये वूकीज़ माइनर टर्म है, और ये माइनर टर्म चूँकि दूसरे प्रीमिस में आ रहा है, इसलिए ये जो दूसरा प्रीमिस होगा वो कहलाएगा माइनर प्रीमिस। तो हमको मिला मेजर प्रीमिस के रूप में इस आर्गुमेंट के ऑल मंकीज आर गुड चेस प्लेयर्स, एंड माइनर प्रीमिस के रूप में मिला ऑल वूकीज आर मंकीज। इस तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में ये समझा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को बताने के लिए जो हमें प्रीमिसेस को स्पेसिफिक नेम्स देने हुए, और प्रीमिसेस को स्पेसिफिक नेम्स देने के लिए जो टर्म्स को स्पेसिफिक नेम्स देने की ज़रूरत पड़ी, वो स्पेसिफिक नेम्स क्या होते हैं वो हमने समझा, उनको नाम दिया, फिर उस नाम के आधार पे उनको पहचानना सीखा, कुछ क्वेश्चंस कुछ आर्गुमेंट्स में उनको आइडेंटिफाई करना सीखा, और ये सब चर्चा हमने इस लेक्चर में किया। इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।